चलो आज हम रात एक साथ बिताते हैं। अब आगे। जेनी को उस आदमी ने पुलिस स्टेशन से निकाल लिया था और मिनी अभी तक जेल में थी। जेनी ने मिनी को मुड़ के भी नहीं देखा, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। मिनी पीछे से चिल्लाती रही कि जेनी मुझे भी निकालो, पर जेनी ने उसको देखा तक नहीं। जेनी उस इंसान के साथ निकली और उस इंसान ने जेनी को कार में बिठाया और कार स्टार्ट कर दी। उस इंसान ने जेनी के थाई को सेडेक्टिवली छूने लगा और कहा, वैसे जेनी, बहुत दिन हो गए हमने एक साथ वक्त नहीं बिताया है, तो चलो आज की शाम हम एंजॉय करते हैं, और वैसे भी मैंने तुम्हें जेल से छुड़ाया है। जेनी को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील तो हो रहा था, फिर भी उसने कहा, हाँ पंकज, क्यों नहीं, तुमने आज मुझे पुलिस से बचाया, मैं जरूर तुम्हारी बात मानूंगी। ये सुनके पंकज की होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। एक्चुअली ये पंकज था और इसके साथ जेनी का रिलेशन था, और जेनी ही ऐसे पैसों के लिए लोगों के साथ रात बिताती थी। फिर पंकज ने जेनी को एक होटल की तरफ ले गया। वही विराट हॉस्पिटल में एडमिट था। उसका लिप्स पूरा बलून की तरह फूल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके होठों पर किसी ने पानी का गुब्बारा रख दिया हो, और उसका पूरा फेस भी मधुमक्खियां की काटने के वजह से सूज गई थी। वो दर्द से तड़प रहा था, हालांकि उसको इंजेक्शन दी गई थी, पर फिर भी उसे पैन हो रहा था। बेचारा कुछ दिन पहले ही तो हॉस्पिटल से गया था और आज फिर उसे एडमिट होना पड़ा। वो ऐसे ही दर्द को सहते हुए बेड पर पड़ा रहा। दूसरी तरफ पंखुड़ी और अयन का रोमांस अभी भी चालू था। वो दोनों तब से किस किए जा रहे थे, और किस इतनी पैशनेट थी कि दोनों मदहोश होने लगे, और आखिर में पंखुड़ी की सांस उखड़ने लगी। पंखुड़ी को ऐसे करते देख अयन को ना चाहते हुए भी किस रोकनी पड़ी, और वो पंखुड़ी के सिर से अपना सिर जोड़ के लंबी लंबी सांस लेने लगा। दोनों के आंखों में बेहिसाब प्यार झलक रहा था, जो दोनों को एक दूसरे से दूर रहना मुश्किल हो रहा था। अयन ने पंखुड़ी को अपनी बाहों में और कस के बोला, जान, मैं अब और तुमसे दूर नहीं रह सकता। पीएलजेड मेरे पास जल्दी आ जाओ, मैं और ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पंखुड़ी ने अयन के सीने से लग के बोली, आयु में भी तुम्हारे पास जल्दी आना चाहती हो, पर तुम्हें पहले पापा से बात करनी होगी, और हमारी एग्जाम भी आ रही है, और हमारी एज भी तो नहीं हुई अभी शादी की। अयन ने पंखुड़ी का चेहरा थाम के कहा, मैं पापा को मना लूंगा, और किसने कहा हमारी एज नहीं हुई, माना कि हम अभी 20 साल के हैं, पर क्या हम एक साथ रहकर आगे की जिंदगी नहीं जी सकते? वैसे भी मैंने बहुत इंतजार किया है तुम्हारा, और अब मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगा। पंखुड़ी ने अयन की आंखों में देखा और अयन की पलकों को प्यार से चूम के कहा, हाँ जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा, बस हम हमारा ये एग्जाम अच्छे से दे ले। मुझे इस एग्जाम में अच्छे से रैंक लेना है आयु, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? ये कह के पंखुड़ी ने अपना निचला होठ बाहर कर लिया। पंखुड़ी का इतना क्यूट सा रिएक्शन देख अयन को उस पे और प्यार आया, और वो पंखुड़ी के उस होठ को अपने दांतों से हल्के से खींच लिया। पंखुड़ी को हल्का सा दर्द हुआ और उसके मुंह से हल्की सी आह निकल गई। फिर वो अपने होठों को सहलाने लगी। ये देख अयन स्मॉक करने लगा। तभी अयन के रूम में किसी ने नॉक किया और अयन पंखुड़ी को बेड पे बिठा के दरवाजा खोला तो एक मैड ने उनके लिए लंच लाया था, जबकि अब टाइम चला गया था लंच करने की। फिर भी अयन नहीं चाहता था कि पंखुड़ी खाली पेट रहे, क्योंकि वो जानता था कि पंखुड़ी ने आज ब्रेकफास्ट अच्छे से नहीं किया होगा। फिर अयन ने खाने की प्लेट अपने हाथ में लिया और रूम में ही रहे कॉफी टेबल पर रख दिया। फिर पंखुड़ी को बेड से सोफे तक ले आया और अपने हाथों से पंखुड़ी को खाना खिलाने लगा। पंखुड़ी भी प्यार से अयन को खिलाने लगी। उन दोनों ने ऐसे ही एक दूसरे को खाना खिलाया और दोनों का खाना फिनिश हो गया। और अब अयन ने पंखुड़ी से कहा, जान, अब तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं शाम को तुम्हें घर छोड़ आऊंगा, अब मुझे भी थोड़ा काम है। पंखुड़ी ने मुंह फूला के कहा, पर मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना था। अयन ने पंखुड़ी के सर पर किस करके कहा, तुम बस मेरा 10 मिनट वेट करो, मैं अभी आया, मैं बस एक कॉल करके आता हूँ। ये बोल के अयन रूम से बाहर चला गया और फिर से पंखुड़ी अयन के रूम को निहारने लगी। वो टुकुर टुकुर खुद के ही फोटो को देख रही थी। फिर उसकी आंखें एक फोटो में जाके रुक गई, जब वो कुछ 5-6 साल की थी और उसके पाँव में उसका माँ का दिया हुआ सोने का पायल था, लेकिन एक पायल खो गई थी, जिसके वजह से पंखुड़ी इमोशनल होने लगी। अयन जो बाहर आया था उसने विराट का ही खबर लेने कॉल किया, और जब उसको पता चला कि जैसा वो चाह रहा है वैसा ही हो रहा है, तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई।
फिर वो अपने होटल में फोन किया कि सब कुछ वहाँ ठीक है या नहीं। अयन को हर तरफ नजर रखनी पड़ती थी। उसने अपनी कम उम्र से ही सब कुछ संभालना सीख जो लिया था। फिर जब उसको पता चला कि सब कुछ ठीक है तो वो अपने रूम में वापस लौट आया और उसने देखा कि पंखुड़ी के आंखों से आंसू गिर रहे हैं। पंखुड़ी को रोता देख अयन को ऐसा लगा जैसा उसका कलेजा किसी ने चीर दिया हो। वो तुरंत उसके पास जाके पंखुड़ी का चेहरा थाम के बोला, क्या हुआ जान? तुम रो क्यों रही हो? पंखुड़ी सुबकते हुए बोली, वो फोटो में जो मैंने पायल पहन रखी है वो मेरी माँ ने मुझे दिया था। वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। ना जाने एक पायल कहाँ खो गया। ये कह पंखुड़ी रोने लगी। अयन ने उसे अपनी बाहों में भर के कहा, कोई बात नहीं जान, खेलते वक्त कहीं गिर गई होगी। तुम पीएलजेड रो मत और अब रोना बंद करो। चलो हम कुछ पढ़ाई करते हैं, फिर हम तुम्हारे घर चलेंगे। आशा जी तुम्हारी वेट कर रही होगी ना? अयन ने पंखुड़ी का मन बहलाने लगा और वो बस फोटो में पायल को ही देखने लगा। फिर अयन ने पंखुड़ी को सारी क्वेश्चंस में हेल्प करने लगा और पंखुड़ी भी अब स्टडी में अच्छी हो गई थी। उसे अब किसी की जरूरत नहीं थी पढ़ाने में। फिर भी वो अयन का साथ चाहती थी और वो अच्छे से मन लगा के पढ़ भी रही थी। उसे एक मुकाम हासिल करना था, अपने पापा का नाम ऊंचा करना था, दुश्मनों से अपने पापा को बचाना था। इसीलिए पंखुड़ी अपना जी तोड़ मेहनत कर रही थी। ऐसे ही शाम के 7 बज गए। फिर अयन ने पंखुड़ी को उसके घर छोड़ने के लिए आया और आशा जी भी दोनों को मुस्कुराते हुए ग्रीट किया। पंखुड़ी जो अभी पढ़ के आई थी उसको ऐसा लगा जैसे उसने बहुत मेहनत का काम किया हो। इसीलिए वो लिविंग रूम में आते ही सोफे पर फेल के बैठ गई। उसको ऐसे बैठते देख अयन और आशा जीना में सर हिलाते हुए हंसने लगे। फिर पंखुड़ी को ऐसे बैठते देख अयन ने कहा, मैं वॉशरूम होके आता हूँ। ये बोल के पंखुड़ी के रूम की तरफ जाने लगा और वो पंखुड़ी के रूम में आके कुछ ढूंढने लगा। सब जगह ढूंढा, आखिर में उसे पंखुड़ी के वार्डरोब में वो चीज मिल ही गई जो वो ढूंढ रहा था और वो मिलते ही उसके होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। अयन वहां से बाहर आया और पंखुड़ी के पास सोफे पर बैठ गया। पंखुड़ी तो नींद में ही चली गई थी। अयन उसको ऐसे सोते देख मुस्कुराया और पंखुड़ी को अपनी बाहों में उठा के उसके रूम की तरफ ले जाने लगा। आशा जी जो किचन से आ रही थी, जब उन्होंने देखा कि अयन कितने प्यार से पंखुड़ी को गोद में उठा के ले जा रहा है तो उन्होंने दोनों की बलाइयां ली और नजर उतारते हुए बोली, मेरे बच्चों को किसी की नजर ना लगे। और वो फिर किचन में घुस गई। अयन ने पंखुड़ी को बेड पर सुलाया और पंखुड़ी का शू निकालकर उसको ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर दिया और पंखुड़ी के माथे पर हल्के से चूम के वो वहां से निकल आया। आशा जी जो किचन में थी, अयन वहां जाके आशा जी को कहा, आशा आंटी, पंखुड़ी रूम में सो रही है, अगर वो उठे तो आप उसे डिनर करा दीजिएगा। मैं अभी चलता हूँ, मुझे होटल भी जाना है, कुछ काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। आशा जी ने मुस्कुराते हुए अयन की तरफ देखी और अयन का सर प्यार से सहल के बोली, हाँ बेटा, मैं उसको खाना खिला दूंगी, तुम भी डिनर कर लेना और हाँ ज्यादा काम की स्ट्रेस मत लेना। ठीक है बेटा। अयन ने हाँ में सर हिलाया और आशा जी से बाय बोल के वो पंखुड़ी के घर से निकल गया। टू बी कंटिन्यूड। सो जाओ, नहीं तो मैं ऐसा वैसा करने लग जाऊंगा। अब आगे। अयन पंखुड़ी के घर से निकल आया और अपने होटल की तरफ गाड़ी घुमा दी। उसे वहां से कुछ काम था तो वहीं से ही करने वाला था। कुछ देर बाद ही अयन अपनी शानदार होटल में पहुंचा और अपनी ऑफिस की तरफ चल पड़ा। अपनी ऑफिस में जाने के बाद उसने अपना असिस्टेंट विनय को कॉल किया और कुछ देर बाद ही विनय वहां आया। तो अयन ने पूछा, विनय तुम ये दोनों पायल ले जाके ज्वेलरी शॉप में दो और बोलना कि थोड़ी बड़ी करके बना दे, पर डिजाइन सेम होनी चाहिए, कुछ भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। विनय ने हाँ कहा तो अयन ने उसे वहां से जाने का इशारा किया। जेनी और पंकज इसी होटल में आए थे जो पंकज आसानी से अफोर्ड कर सकता था। वो दोनों होटल से निकल ही रहे थे कि तभी जेनी को अयन दिखाई दिया जो होटल के अंदर जा रहा था। अयन को देखते ही जेनी के अंदर हलचल महसूस हुई क्योंकि उसे अयन चाहिए ही चाहिए था। वो कुछ भी करके अयन को अपना बनाना चाहती थी। फिर जेनी ने पंकज को मस्का लगाते हुए कहा, पंकज क्या तुम मेरी जॉब यहाँ लगवा सकते हो? मुझे जॉब की बहुत बहुत जरूरत है और घर में भी माँ पैसों के लिए सुनाती रहती है। क्या तुम मेरी सिर्फ इतनी सी हेल्प कर दोगे? जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो मैं एक अच्छी सी जॉब ढूंढ लूंगी, पर अब मैं कुछ भी करूंगी, कैसी भी जॉब कर लूंगी।
जेनी की बात सुन के पंकज थोड़ा सोचता रहा और फिर वो बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। यहाँ का मैनेजर मेरा दोस्त है, मैं जॉब लगवा दूंगा तुम्हारी। फिर मुझे उसके बाद तुमसे कुछ चाहिए, ये बोल के पंकज ने एक आंख दबा दी। जेनी का मन तो नहीं था, फिर भी उसने ना चाहते हुए भी हाँ में सर हिला दिया और वहां से दोनों चले गए। वहीं अयन पंखुड़ी का फोटो अपने डेस्क में रख के काम में डूब गया। और ऐसे ही रात हो गई। रात के 10 बज गए थे पर पंखुड़ी अभी तक उठी नहीं थी। पंखुड़ी के पापा भी ऑफिस से लौट चुके थे और पंखुड़ी को डिनर टेबल पर ना देख के वो पंखुड़ी के रूम की तरफ चले गए। पंखुड़ी को ऐसी सुकून की नींद सोते देख पंखुड़ी के पापा की सारी थकान दूर हो गई। उन्हें सिर्फ अपनी बेटी की खुशी और सेफ्टी चाहिए थी और अयन के साथ पंखुड़ी को खुश और सेफ देख उनकी सारी थोड़ा सा भी जो डाउट था वो भी खत्म हो गई। उन्होंने मान लिया कि पंखुड़ी अयन के अलावा किसी और के साथ खुश और सेफ नहीं हो सकती। उन्होंने पंखुड़ी 2-4 बार जगाने की कोशिश की पर पंखुड़ी फिर पलट के सो गई तो उन्होंने पंखुड़ी को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया और पंखुड़ी के माथे पर किस करके वो वहां से सीधे डाइनिंग टेबल पर आ गए। आशा जी ने उनको खाना परोसा और दिलदार जी खाने लगे। कुछ देर बाद वो डिनर करके अपने रूम में चले गए सोने के लिए। आशा जी भी खुद खाना खाके सब बर्तन समेट के किचन का काम खत्म करके वो भी सोने चली गई। वही रात के 12 बजे पंखुड़ी के रूम की बालकनी से एक साया आने लगा और वो साया ग्लास डोर स्लाइड करते हुए पंखुड़ी के रूम में एंटर किया और पंखुड़ी की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। पंखुड़ी जो करवट बदली थी उसकी अब नींद थोड़ी कच्ची थी। जब उसने अपनी आधी खुली आंखों से देखा कि उसके रूम में कोई घुस आया है तो उसकी जान हलक में अटक गई। वो डर से अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर ली। वो चिल्लाने ही वाली थी कि उस साए ने पंखुड़ी के मुंह पर अपने हाथों से ढक लिया जिससे पंखुड़ी चिल्ला ना पाए और वो साया धीरे से बोला, एस जान मैं हूँ, डरो मत। जैसे ही पंखुड़ी ने जानी पहचानी आवाज सुनी तो उसने आंखें खोलकर देखा तो अयन का चेहरा उसके सामने आया। तब जाके उसको राहत मिली पर वो गुस्सा हो गई कि अयन उसे इतनी रात को कैसे डरा सकता है। इसलिए पंखुड़ी ने अपनी हाथों की मुट्ठी से अयन के सीने पर मुक्के मारने लगी और थोड़ा रोते हुए बोली, तुम ऐसे कैसे डरा सकते हो मुझे? पता है मैं कितना डर गई थी अभी। अयन ने मुस्कुराते हुए पंखुड़ी को देखा और उसे कस के अपने गले लगा लिया। अब जाके अयन को सुकून मिला, नहीं तो उसका मन मचल रहा था। इसीलिए वो काम खत्म करके सीधा पंखुड़ी के पास ही आ गया। अयन ने पंखुड़ी को रिलैक्स करते हुए कहा, जान आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम डर गई, पर अगर मैं ऐसे नहीं आता तो अंकल को पता चल जाती और वो क्या समझेंगे अगर उनको पता चला कि मैं ऐसे रात के 12 बजे उनके बेटी के कमरे में आया हूँ। इसीलिए माफ कर दो। अयन की बात सुन पंखुड़ी रिलैक्स होने लगी। अब पंखुड़ी ने अयन की आंखों में देखकर एक भौहें उठा के बोली, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो आयु? मतलब उस दिन तुम आए थे ऐसे और मेरे हाथ में मेहंदी लगा दिए थे। अयन ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा तो पंखुड़ी की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरान होते हुए बोली, तुम कैसे छुप के आ गए? गार्ड ने देखा नहीं? अयन ने ना में सर हिला दिया तो पंखुड़ी अयन को अच्छे स्कैन करने लगी और बोली, आयु मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जैसे मेरे सामने हो वैसे बिल्कुल हो नहीं। तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो क्या? अयन ने पंखुड़ी की आंखों में गौर से देखते हुए कहा, जो भी हो, जैसा भी हो, तुम्हारे सामने हो और तुम्हारा हो। अगर कुछ है भी तो बाद में सब जान जाओगी। अब चलो सोते हैं, मुझे नींद आ रही है। अयन की बात सुन पंखुड़ी का मुंह शौक से खुल गया। उसने कहा, तुम यहाँ सोने आए हो? आयु पापा को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? अयन बेड पे चढ़ गया और पंखुड़ी को अपने सीने के ऊपर खींचते हुए बोला, कुछ पता नहीं चलेगा, अगर चल भी जाए तो कोई बात नहीं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम शादी करने वाले हैं। तुम ज्यादा मत सोचो, अब सो जाओ। पंखुड़ी ने कंफ्यूजन में कहा, पर आयु? पर अयन ने अपनी आंखें बंद कर ली और पंखुड़ी को भी अपने ऊपर और सता के
उसका सर सहला के बोला, जान, सो जाओ जान, नहीं तो मैं कुछ और करने लग जाऊंगा। पंखुड़ी ने जैसे ही सुनी उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अयन की दिल की धड़कन सुनने लगी। अयन के होठों पर एक स्माइल आ गई पंखुड़ी का रिएक्शन देख। और कुछ देर बाद दोनों को नींद आ गई और एक दूसरे के बाहों में सुकून से सो गए। पर कोई था जिसकी नींद उसकी आंखों से कोसों दूर था, और वो था विराट। उसकी हालत में अभी भी कोई सुधार नहीं आया था। पैन अभी भी हो रखी थी और वो अब अयन का अवतार याद करके अयन के बातों को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर अयन जैसा दिखता है वैसा है नहीं। और अयन का यूं पंखुड़ी को लेके कॉन्फिडेंट होना, उसे थोड़ा डर भी लग रहा था कहीं पंखुड़ी उसके हाथ से निकल न जाए। उसको प्लान भी तो बनाना था पंखुड़ी को वापस पाने के लिए, और ऐसे ही सोचते सोचते उसकी नींद लग गई। टू बी कंटिन्यूड। आयु के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब आगे। नेक्स्ट मॉर्निंग। सूरज की हल्की रोशनी पंखुड़ी के ऊपर पड़ रही थी। उसने करवट बदल ली और मुस्कुराते हुए सोने लगी। फिर उसे कुछ याद आया तो वो अपनी आंखें खोल के बेड की दूसरी साइड में देखी जो अब बिल्कुल खाली था। अयन वहां से जा चुका था। ये देख पंखुड़ी को थोड़ा राहत भी मिली और वो थोड़ा उदास भी हो गई। उसे अयन की आदत हो गई थी। उसने अपने फोन में टाइम देखा तो अभी 7 बज रहे थे। वो लेट हो चुकी थी। फिर जब उसने फोन को साइड टेबल पर रखना चाही तो उसकी नज़र एक नोट पर गई जो ऑब्वियसली अयन ने रखी थी। अयन ने लिखा था, खूबसूरत सी लड़की के लिए एक खूबसूरत सी शायरी, थोड़ी गुस्से वाली थोड़ी नादान हो तुम, पर जैसी हो मेरी जान हो तुम। ये पढ़ के पंखुड़ी के होठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने वो नोट अपने कबर्ड में एक बॉक्स पर रखी और नहाने चली गई। अयन जो पंखुड़ी की एक एक हरकत देख रहा था, पंखुड़ी को मुस्कुराता देख वो भी मुस्कुराने लगा और वो भी नहाने चला गया जो अभी जिम से आया था। अयन शावर के नीचे खड़ा हो गया और शावर का हल्का गुनगुना पानी उसके बदन से फिसलने लगा। वो अपना सर ऊपर कर पानी को महसूस करने लगा और अपने बालों को पीछे की तरफ करने लगा। अयन इस वक्त इतना हॉट लग रहा था कि जो भी देखे उसकी दीवानी हो जाए। अयन के बदन में पानी की बूंदें किसी मोती की तरह चमक रही थी और जिम में जाने की वजह से वो बहुत फिट था, जैसे वो कोई एक्टर हो। वो किसी मॉडल जैसा दिखता था। खैर वो शावर लेके बाहर आया और कॉलेज के लिए रेडी होने लगा। वहीं पंखुड़ी भी शावर लेके आई और रेडी होने लगी। खैर दोनों बहुत जल्द ही तैयार हो गए और अयन अब अपनी कार लेके पंखुड़ी की घर की तरफ जाने लगा। उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया। पंखुड़ी जो अभी अपने पापा के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी, तभी वहां अयन का आना हुआ और पंखुड़ी को देखते ही उसने एक आंख दबा दी। ये देख पंखुड़ी सकपका गई और खांसने लगी। उसे खांसते देख पंखुड़ी के पापा ने फिक्र से पूछा, बेटा आराम से खाओ, ये लो पानी पियो। तभी उनके कान में अयन की आवाज आई जो उन्हें गुड मॉर्निंग विश कर रहा था। पंखुड़ी के पापा अयन को देख के खुश हो गए और उन्होंने अयन को ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट किया। अयन भी मुस्कुराते हुए पंखुड़ी के पास वाले चेयर पर ही बैठ गया और आशा जी अयन को भी ब्रेकफास्ट सर्व करने लगा। फिर पंखुड़ी के पापा ने अयन से पूछा, बेटा काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? मुझे बहुत गर्व है तुम पर कि तुमने इतनी कम उम्र में इतना ऊंचा नाम कमाया, अपने डैड का सपना पूरा किया। फिर पंखुड़ी के पापा थोड़े उदास होते हुए बोले, अगर वो आज जिंदा होते तो तुम पर बहुत फक्र करते बेटा, बहुत प्राउड फील करते। अयन ने अपने डैड की बात सुन थोड़ा मायूस हो गया था, फिर भी वो मुस्कुराते हुए बोला, अंकल काम अच्छा चल रहा है। अब कॉलेज के बाद में पूरे तरीके से अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने वाला हूँ। बस ये एग्जाम अच्छे से हो जाए। और अंकल आप है ना, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। जब भी डैड की याद आती है मैं आपसे बात कर लेता हूँ तो अच्छा लगता है। दिलदार जी ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा मैं भी तो तुम्हारा डैड जैसा ही हूँ। तुम जब चाहो मेरी हेल्प ले सकते हो या फिर किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हो। इसे अपना ही घर समझो। तुम पंखुड़ी के पास होते हो तो मैं भी बिना टेंशन के काम कर सकता हूँ। पंखुड़ी के पापा की बात सुन अयन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अंकल आप चिंता मत कीजिए, मैं पंखुड़ी को कुछ नहीं होने दूंगा। ये बोल के अयन ने पंखुड़ी का हाथ टेबल के नीचे से पकड़ लिया। अब ये देख पंखुड़ी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। बेचारी का राइट हैंड अयन ने पकड़ रखा था, अब वो खाना खाए कैसे? वो बहुत अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। बेचारी थक हार के लेफ्ट हैंड से ब्रेकफास्ट करने लगी। ये देख अयन ने तिरछा मुस्कुरा दिया।
खैर कुछ देर बाद सब लोगों का ब्रेकफास्ट हुआ तो पंखुड़ी और अयन कॉलेज के लिए निकल पड़े और दिलदार जी अपने ऑफिस के लिए। रास्ते में पंखुड़ी अयन को घूर के देख रही थी। पंखुड़ी ने अयन को देख कहा, आयु वो क्या हरकत थी डाइनिंग टेबल पर। अयन ने अनजान बनते हुए कहा, क्या हुआ, क्या किया मैंने। पंखुड़ी ने अयन का एक कान पकड़ के बोली, आयु के बच्चे तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। अयन ने अपना कान छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं चाहता भी नहीं कि तुम मुझे छोड़ो। ये सुन पंखुड़ी ने मुंह फुलाते हुए अयन का कान छोड़ दिया और जोर जोर से हंसने लगी। अयन की बात सुन उसे हंसी आ गई। खैर ऐसे ही मजाक मस्ती करते हुए दोनों कॉलेज पहुंचे और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के कॉलेज के अंदर चले गए। कॉलेज में अब सब उन दोनों को एक परफेक्ट कपल की तरह देखते थे, जो एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। किसी का दिल भी उन दोनों पर आए तो अपने अरमान अपने अंदर ही दफन करना पड़ रहा था। दोनों क्लासरूम में आए और अपनी जगह पर बैठ गए। उसके कुछ देर बाद ही अमीशा आई और आके पंखुड़ी के पीछे वाले सीट पर बैठ गई। खैर कुछ देर बाद ही क्लास शुरू हुआ और ऐसे ही लंच टाइम हो गया। अमीशा, पंखुड़ी और अयन तीनों कैंटीन की तरफ जाने लगे। तभी कैंटीन में किसी को बात करते हुए सुना कि जैनी जेल से छूट गई है और मिनी अभी भी जेल में ही है। पंखुड़ी को थोड़ा हैरानी हुई, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जैनी का ख्याल निकाल के अपने खाने पर फोकस किया। पर वो खुद कहाँ खा सकती थी, हमेशा की तरह अयन ही उसे खिला रहा था। वहीं उन दोनों का ये प्यारा से मोमेंट हॉस्पिटल बेड पर लेटे विराट अपनी आंखों से देख रहा था। उसे बहुत जलन हो रही थी कि पंखुड़ी उसको ऐसे कैसे भूल सकती है। और ये वीडियो कोई और नहीं जैनी ही विराट को दिखा रही थी। फिर जैनी ने विराट से कहा, विराट अब तुम क्या करना चाहते हो, पंखुड़ी तो तुम्हारे हाथ से गई। विराट ने ना में सर हिला के जैसे तैसे बोला, नहीं पंखुड़ी किसी और की नहीं हो सकती, उसे मेरे पास लौट के आना ही होगा। पर मैं क्या करूं, मेरे पास एक जॉब भी नहीं है। पंखुड़ी को वापस लाने के लिए पहले मुझे खुद थोड़ा अमीर होना पड़ेगा, खुद को बेहतर करना पड़ेगा, विराट ने फ्रस्ट्रेशन में कहा। विराट की बात सुन जैनी ने कहा, अगर तुम जॉब करना चाहते हो तो मैं तुम्हें किसी के साथ बात करवा सकती हूँ, तुम उससे पूछ लेना, कम टाइम पर बहुत पैसा मिलेगा। ये सुनते ही विराट के कान खड़े हो गए और वो तुरंत मान गया। जैनी ने पंकज को फोन करके विराट के वार्ड में बुलाया और पंकज भी जल्दी ही वहां पहुंच गया। फिर सब बात सुनने के बाद पंकज ने कहा, ठीक है तुम्हें काम मिल जाएगा, पर जो भी करने को कहूँ बिना गड़बड़ की हो जानी चाहिए। अगर अपने काम में तुम सक्सेस होते गए तो पैसों के मालिक बनने में देर नहीं लगेगी तुम्हें। ये सुन विराट की आंख चमक गई। वो हमेशा से यही तो चाहता था कि वो बहुत अमीर बने, और जब उसने ये पंकज की कही हुई बात सुनी तो वो तुरंत रेडी हो गया। बस जरूरत थी तो उसको ठीक होने की। खैर जैनी और पंकज वहां से चले गए और जैनी के मन में तो अलग ही खिचड़ी पक रही थी। उसे चाहिए था तो सिर्फ अयन और पंखुड़ी को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसने विराट के दिल में जलन भर दी, ताकि वो पंखुड़ी को जल्द से जल्द अपना बना ले और जैनी का खुद का रास्ता साफ हो जाए अयन को पाने के लिए। खैर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। विराट अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। अयन की नज़र उस पर प्रॉपर बनी हुई थी। वो विराट की हर एक हरकत पर नज़र रखी हुई थी। खैर ऐसे ही एग्जाम का दिन आया और सब एग्जाम देने कॉलेज आ गए। अयन और पंखुड़ी साथ ही आए थे और कॉलेज की अंदर जा ही रहे थे कि तभी वहां एकदम झट से ब्रेक लगाते हुए एक मर्सिडीज कार आके रुकी, जो अयन जैसा एक्सपेंसिव और लग्जरियस तो नहीं था, फिर भी बाकियों से था। और सब स्टूडेंट्स उस कार की तरफ क्यूरियोसिटी से देखने लगे कि कौन आया है यहाँ। तभी कार का दरवाजा खुला और एक टॉल हैंडसम सा लड़का कार से निकला और अपने आँखों से शेड्स निकालते हुए वो पंखुड़ी को अपनी हसरत भरी निगाहों से देखने लगा। टू बी कंटिन्यूड। विराट का बदला हुआ रूप। सिर्फ तुम्हारी होठों का ही एहसास है मेरे बदन में। अब आगे। वहां एक मर्सिडीज कार आके रुकी और सब स्टूडेंट्स वहां देखने लगे। उस कार से एक हैंडसम सा लड़का निकला और वो पंखुड़ी को बहुत कातिल निगाहों से देखने लगा। पर पंखुड़ी का होश उड़ा हुआ था। ये और कोई नहीं विराट था, जो एकदम महंगी गाड़ी से उतरा था और उसका पहनावा भी काफी बदल गया था। उसने इस वक्त 3 पीस सूट पहना हुआ था और उसको देख के ही बहुत रिच वाली वाइब आ रही थी। पंखुड़ी की आंखें हैरत से बड़ी हो रखी थी और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो विराट है। खैर विराट अपने होठों पर मिस्टीरियस मुस्कान लिए पंखुड़ी की तरफ जाने लगा
और पंखुड़ी के सामने खड़ा हो गया। ये देख अयन ने पंखुड़ी को कमर से पकड़ के अपने करीब कर लिया और अपने से चिपका लिया। ये देख विराट को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसने फिर भी मुस्कुराहट कायम रख बोला, पंखुड़ी कैसी हो? बहुत दिन हो गया, तुम्हें देखा ही नहीं। पंखुड़ी ने विराट को क्यूटसिटी से देखते हुए कहा, मैं तो अच्छी हूँ, पर विराट, अचानक इतना चेंज कैसे? विराट ने भी मुस्कुरा के कहा, बस मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई, तो देखो मैं अब बहुत पैसे कमाने लगा हूँ। पंखुड़ी ने विराट को देख कैजुअली कहा, अच्छा है, वैसे भी कितना ही ऐसे रहते, अच्छा हुआ तुम्हें जॉब मिल गई। ये कह के वो अयन की तरफ देखी और बोली, चलो अयन, एग्जाम स्टार्ट होने ही वाला है। अयन ने भी हाँ में सर हिलाया और पंखुड़ी का हाथ पकड़ के वहां से चला गया, लेकिन विराट को वही जलते दिल के साथ छोड़ गया। विराट को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो अपना काम नहीं खोना चाहता था, इसीलिए वो खुद को नॉर्मल किया और एग्जाम हॉल की तरफ बढ़ गया। सब स्टूडेंट्स अपने अपने सीट पर बैठ गए और कुछ ही देर में एग्जाम स्टार्ट भी हो गई। जेनी एग्जाम नहीं दे पाई क्योंकि उसे कॉलेज से एक्सपेल कर दिया गया था और इसके वजह से उसके दिल में पंखुड़ी के लिए एक अलग ही नफरत पलने लगी थी। खैर कुछ 3 घंटे बाद एग्जाम खत्म हुआ और सब एग्जाम हॉल से बाहर निकलने लगे। तभी वहां पर एकदम से विराट आया और पंखुड़ी के कमर पर हाथ रख दिया, जिससे पंखुड़ी चौंक गई और विराट से थोड़ा दूर हो गई। पंखुड़ी ने थोड़ा रुड होके कहा, ये क्या हरकत थी विराट? विराट ने अनजान बनते हुए कहा, क्या हुआ? मैं बस तुम्हारे कमर को पकड़ रहा था, इसमें क्या गलत किया मैंने? पंखुड़ी ने दांत पिसके कहा, आइंदा से मुझे छूने की भी हिम्मत मत करना। ये कह पंखुड़ी वहां से तेज कदमों के साथ चल पड़ी। विराट की ये हरकत अयन नहीं देख पाया क्योंकि वो थोड़ा दूरी पर था। फिर पंखुड़ी जैसे ही जाने लगी, विराट ने पंखुड़ी को पीछे से देखा और जिस हाथ से उसने पंखुड़ी को छुआ था, उस हाथ को अपने होठों के पास ले जाके चूमने लगा। विराट इस वक्त किसी साइको की तरह लग रहा था। फिर वो भी डेविल स्माइल करते हुए पंखुड़ी के पीछे पीछे चल पड़ा। वहीं अयन पंखुड़ी को हॉल के बाहर हर जगह ढूंढा, पर पंखुड़ी उसे नहीं दिखी तो उसने एग्जिट की तरफ जाने लगा। तब जाके उसे पंखुड़ी दिखी जो उसके ही कार से टिक के खड़ी थी। अयन उसके पास आया और पंखुड़ी के गाल पर हाथ रख पूछा, क्या हुआ जान? तुम उदास क्यों हो? पंखुड़ी ने अयन को देखा और फिर वो अयन से कार का चाबी लेके कार को अनलॉक किया और कार का दरवाजा खोल के अयन को कार के अंदर धक्का दिया और पंखुड़ी अयन के ऊपर चढ़ गई। हुआ यूं कि पंखुड़ी विराट का छुवन अपने जिस्म से मिटाना चाहती थी, इसीलिए उसने अयन को कार के अंदर धकेला और खुद उसके ऊपर आ गई। फिर पंखुड़ी ने अयन के लिप्स पर किस करने लगी और धीरे धीरे अयन की शर्ट की बटन भी खोलने लगी। ये देख अयन की सांसें भारी होने लगी। वो गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, जान ये तुम क्या कर रही हो? पंखुड़ी ने अयन को अपने होठों से खामोश कर दिया और फिर कहा, ऐसे चायू, बस मुझे महसूस करो। ये कह वो अयन को किस करने लगी और अयन ने कार के विंडो पर पर्दे गिरा दिए। खैर बाहर से कुछ दिखाई तो नहीं देता था, फिर भी अयन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। फिर पंखुड़ी अयन को पूरे बदन में किस करने लगी। ये देख अयन ने पंखुड़ी को पलट के नीचे कर लिया और अब अयन पंखुड़ी के गले में किस करने लगा। धीरे धीरे अयन पंखुड़ी के नीचे की तरफ आने लगा और अयन ने पंखुड़ी के बदन के हर एक हिस्से को चूमने लगा। पंखुड़ी के क्लीवेज, सीना, पेट, नाभि और पंखुड़ी के कमर सब में किस करने लगा और पंखुड़ी आहें भरने लगी। खैर वो दोनों ऐसे ही प्यार कर रहे थे कि उनकी कार को किसी ने टक्कर मारी, पर धीरे से ये देख दोनों रुक गए और तब पंखुड़ी को याद आया कि दोनों तो कॉलेज के कंपाउंड में ही है। पंखुड़ी ने एक गहरी सांस लेके अपने कपड़े ठीक किए और अयन भी अपना शर्ट अच्छे से पहन के बाल वाल ठीक कर लिया और कार स्टार्ट कर दी। एक्चुअली ये टक्कर विराट ने मारी थी उनके कार में। उसने नोटिस कर लिया था कि पंखुड़ी कैसे अयन को कार के अंदर धक्का दिया और उसके ऊपर चढ़ गई और उसके बाद ही कार का डोर बंद हो गया। उसे अंदर ही अंदर इतना गुस्सा आया कि उसने कुछ देर देखा, पर जब उसके बाद भी उनकी कार स्टार्ट नहीं हुई तो वो अपने कार में गया और अयन के कार में टक्कर मारी। विराट गुस्से से उबल रहा था
उसने दांत पीसते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। पंखुड़ी को मुझे अपना बनाना ही होगा, चाहे ऐसे या वैसे। अब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली अब टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। ये सोच वो डेविल स्माइल करने लगा। खैर वो भी वहां से गया और अयन की कार का पीछा करने लगा। वो पीछा कर ही रहा था कि उसे पंकज का कॉल आया। हेलो पंकज, बोलो। पंकज ने कहा, विराट, आज एक बहुत बड़ा माल आने वाला है और वो माल तुम्हें रिसीव करनी होगी। तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए भाई। विराट का एक्सप्रेशन अब बहुत डेंजर था। उसने कहा, वक्त सब सिखा देता है पंकज। बाय द वे, मैं माल रिसीव कर लूंगा और एक दिन देखना, मैं भी इसी तरह इस काली दुनिया में राज करूंगा। पंकज ने हामी भर के कहा, हाँ मुझे पता है, तुम कर सकते हो। और देखो, सिर्फ 1 महीने के अंदर तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ऐसे ही काम करते रहो, मुझे भी खुशी होगी अगर मैं तुम्हारे अंडर आगे चल के काम करूँ तो। फिर विराट ने ऐसे ही कुछ जरूरी बातें की और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। खैर बातें करते वक्त ही अयन की कार विराट की आंखों से ओझल हो गई। वहीं अयन की कार में पंखुड़ी अयन के सीने से लगी हुई थी और अब वो इस वक्त अयन के गोद में बैठी हुई थी। अयन ने पंखुड़ी का सर सहला के पूछा, जान, कुछ देर पहले जो हुआ उसका मतलब क्या था? पंखुड़ी ने अपना चेहरा अयन के सीने में रगड़ के बोली, कुछ नहीं, बस तुम बहुत हैंडसम दिख रहे थे तो सोचा कुछ तुम्हें प्यार दे दूं। ये सुन अयन मुस्कुराने लगा और पंखुड़ी के सर पर एक किस करके वो ध्यान से कार ड्राइव करने लगा। वही पंखुड़ी ने मन में सोचा, अयन, मैं बस उस विराट की छुवन अपने आप से हटाना चाहती थी। थैंक यू जो तुमने हटा दिया और अब सिर्फ तुम्हारे होठों का ही एहसास है मेरे बदन में। ये कह पंखुड़ी मुस्कुराई और अयन के सीने में और चिपक गई। टू बी कंटिन्यूड। अयन माफिया किंग। अब आगे। पंखुड़ी और अयन ऐसे ही पंखुड़ी के घर पहुंचे और पंखुड़ी कार से उतरने लगी तो अयन ने पंखुड़ी को वापस से अपनी गोद में खींच लिया और किस करने लगा। फिर वो पंखुड़ी को छोड़ दिया और पंखुड़ी शर्माते हुए घर के अंदर चली गई। अयन बस पंखुड़ी को जाते हुए मुस्कुरा रहा था। जब पंखुड़ी घर के अंदर चली गई तब अयन भी वहां से चला गया। आज उसे रात को कुछ इम्पोर्टेंट काम भी था तो उसकी ही तैयारी के लिए वहां से जल्दी चला गया। ऐसे ही शाम से रात हो गई। विराट ने एक नई जगह पर एक घर लिया था, एक विला लिया था जो ज्यादा अयन जैसा बड़ा तो नहीं था पर इतना छोटा भी नहीं था। और विराट के पापा भी वही रहते थे, पर विराट के पापा अब पहले से थोड़ा शांत हो गए थे। मतलब वो जैसे पहले विराट को धमका के खामोश कर देता था, अब विराट की डरावनी आंखें देख के ही उन्हें डर लगता था। विराट का पूरा पर्सनैलिटी ही बदल गई थी। वो रेडी होने लगा और पंखुड़ी के बारे में सोचने लगा। फिर वो वार्डरोब से अपना गन निकाला और अपने बैग पे रख लिया। फिर वो कार की चाबी लेके वहां से निकल गया। वहीं अयन भी रेडी हो रहा था, उसने भी अपनी गन निकाली और अपने बैग पे रखा और निकल गया। विराट की कार अभी समंदर के पास आके रुकी और उसने कार को थोड़ी दूरी पर पार्क किया था और वो आके अब पेड़ के पीछे चुपके किसी का इंतजार करने लगा और उसके हाथ में गन भी था। फिर कुछ देर बाद वहां एक शिप आया। वो शिप आके किनारे पर रुकी और उसमें से कुछ लोग कई बॉक्सेस निकालने लगे। विराट जो छुप के देख रहा था उसने अब चुपके से उन लोगों को पर फायरिंग करनी शुरू की और सब के सब वही ढेर हो गए। ये देख विराट के फेस पर एक कातिल मुस्कान आ गई। फिर वो उन बॉक्सेस को खोल के देखने ही वाला था कि तभी उसके सिर पर किसी ने गन पॉइंट कर दी। विराट शॉक रह गया, उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ अब तक। वो जब भी ऐसे माल लेने के लिए आता हर बार सक्सेसफुल ही रहता था, पर आज उसके सिर पर बंदूक देख उसे थोड़ी हैरानी हुई। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी मगर एक डरावनी आवाज आई, वेल 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 विराट रस्तोगी, तो तुमने इस काले धंधे में कब से काम कर रहे हो? विराट ने जब ये आवाज सुनी तो वो पीछे मुड़ के देखा। अयन का खतरनाक ऑरा, उसका डोमिनेटिंग नेचर, ये सब विराट को हैरान कर रही थी। हालांकि उसने अयन का खतरनाक वाला चेहरा देख चुका था, पर फिर भी यहाँ अयन होगा उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर विराट ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, तो अयन माथुर के और कितने छुपे हुए चेहरे हैं, क्या तुम्हारी पंखुड़ी को पता है?
अयन ने वैसे ही डेविल स्माइल कर कहा, तुम सोच भी नहीं सकते मेरे कितने चेहरे हैं। और तुम ये सब छोड़ो, तुम इस धंधे में कब से जुड़ गए? विराट ने अयन की गन नीचे करते हुए कहा, जो भी हो तुम्हारे सामने हो, अब मुझे पहले जैसा कमजोर समझने की गलती मत करना। ये सुन अयन ने डेविल स्माइल कर कहा, अच्छा है, मुकाबला तभी अच्छा लगता है जब बराबर इंसान के साथ हो। वैसे अच्छा हुआ मैं क्या ही वो कमजोर वाले विराट से लड़ता, अब जाके हुए न तुम मेरे बराबर। पर फिर भी तुम मेरे से मैच कभी नहीं कर सकते, तुम कभी मेरे लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे। ये बोल अयन जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने विराट को एक किक मार के गिरा दिया। विराट को पता ही नहीं चला कि अचानक क्या हुआ। फिर वो भी अयन के साथ फाइट करने लगा, पर अयन विराट के ऊपर हावी हो रहा था। कुछ ही देर में अयन ने विराट का कचुम्बर बना दिया। विराट आंखें बंद करते हुए गहरी सांस ले रहा था। अयन विराट के पास बैठ के बोला, तुम कितना भी ऊपर उठ लो पर अयन माथुर द किंग के बराबर कभी नहीं हो सकते। इसी के साथ अयन ने अपने आदमियों को बुलाया और सारे बॉक्सेस लेके वहां से सीटी बजाते हुए चला गया। वही विराट अब बेहोश हो चुका था और दूसरी तरफ अयन अपने विला पहुंचा और शावर लेने लगा। उसके कपड़े गंदे हो गए थे, खून के धब्बे भी लगे हुए थे, इसीलिए वो फ्रेश हुआ और डाइनिंग टेबल पर पहुंचा। उसने डिनर किया और अपने रूम में आ गया। वो बेड पर लेट गया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे पंखुड़ी की आदत जो हो गई थी, इसलिए अयन ने कार की चाबी ली और पंखुड़ी के घर के लिए निकल पड़ा। वो हमेशा की तरह चुपके से बालकनी से पंखुड़ी के रूम तक पहुंचा और पंखुड़ी के पास उसे हक करके लेट गया। अब जाके उसके दिल को राहत मिली। पंखुड़ी जो आराम से सोई हुई थी, अयन का एहसास पाके वो और अयन से चिपक गई और यूं कहीं कि वो अयन के ऊपर ही सो गई। अयन भी मुस्कुराते हुए पंखुड़ी को टाइट अपनी बाहों में भर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं दूसरी तरफ विराट को पंकज कॉल कर रहा था, पर जब उसने नहीं उठाया तो वो विराट का लोकेशन चेक करते हुए वहां पहुंचा और विराट को ऐसे इस हालत में देख वो शॉक रह गया, क्योंकि जब से विराट ने इस काम में ज्वाइन किया था तब से विराट के साथ ऐसा नहीं हुआ था और वो हमेशा सक्सेसफुल ही होता था। अब विराट को ऐसे देख पंकज ने एक गहरी सांस ली और उसे उठा के कार पे लिटाया। फिर कार हॉस्पिटल की ओर घुमा दी। हॉस्पिटल में भी विराट को डॉक्टर नर्स देख के हैरान हो गए थे, क्योंकि विराट आए दिन हॉस्पिटल पहुंच ही जाता कुछ ना कुछ वजह से, और वो हर वजह अयन ही होता था। फिर विराट का इलाज कराया गया। पंकज ने विराट के वार्ड के बाहर आकर अपने बॉस मंगल को फोन किया और विराट की सारी बातें बताई। एक्चुअली मंगल वहां का डॉन था और उसके अंडर ही विराट और पंकज काम करता था। हालांकि विराट पंकज से ऊपर लेवल तक पहुंच गया था उसकी काबिलियत की वजह से, और मंगल ऐसे ही स्मगलिंग करता था, ड्रग्स, गोल्ड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, और वो दूसरों का ऑर्डर भी चुराता था। जैसे आज विराट अयन का शिप चोरी करने गया था, पर अयन ने उसे पकड़ लिया। अयन की नजर हर तरफ थी, इसीलिए उसे पता था कि कहाँ क्या हो रहा है, और अयन ये भी जानता था कि आज उसका ऑर्डर विराट चोरी करने आने वाला था, इसीलिए वो आज खुद विराट को रोकने के लिए चला गया। अयन कॉलेज स्टूडेंट था, इसीलिए किसी को भनक भी नहीं था कि अयन द माफिया किंग है, इसीलिए अयन को कभी भी गार्ड की जरूरत नहीं पड़ी और वो बेफिक्र से हर जगह घूम सकता है। टू बी कंटिन्यूड। पंखुड़ी का सेल्फ डिफेंस सीखना। अब आगे। नेक्स्ट मॉर्निंग पंखुड़ी अपने नींद से जागी और अंगड़ाई लेते हुए उठकर बैठ गई। उसको अपने कपड़ों में से अयन की खुशबू आ रही थी, तो उसने मुड़ में साइड ई देखा तो उसे अयन नहीं दिखा, क्योंकि अयन 5 बजे ही उठ के चला गया था। फिर पंखुड़ी ने साइड टेबल पर देखा, कहीं आज भी कोई नोट तो नहीं, और जैसा उसने सोचा था, साइड टेबल पर उसके लिए एक नोट थी। पंखुड़ी मुस्कुराते हुए नोट उठाया और मुस्कुराते हुए पढ़ने लगी। नोट में लिखा था, मेरी जान, गुड मॉर्निंग, अब जल्दी से रेडी हो जाओ और नीचे जिम वियर पहन के नीचे आ जाना और लाइट ब्रेकफास्ट कर लेना, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। तो देर मत करो, जल्दी उठो और फ्रेश हो लो। पंखुड़ी सोच में पड़ गई कि अयन किस बारे में बोल रहा है,
फिर वो मुस्कुराते हुए उस नोट पर किस करी और नोट को एक बॉक्स में रख के गाना गुनगुनाते हुए वॉशरूम चली गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई तो अब वो जिम वियर पहन के रेडी हो गई। फिर बालों का पोनीटेल बनाया और पंखुड़ी खुद को ही मिरर में किस करके नीचे आ गई। आते ही उसको आशा जी ने सिर्फ 1-2 एग और प्रोटीन शेक दिया और पंखुड़ी हैरान होते हुए चुपचाप खाने लगी। फिर जब उसका ब्रेकफास्ट हो गया तो वहां एक लड़की आई जो यही करीबन 25 साल की होगी। माया। माया एक जिम ट्रेनर एंड सेल्फ डिफेंस भी सिखाती थी। तो माया पंखुड़ी के सामने आके सर झुका के ग्रीट करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मैम, आप PLZ इस तरफ आइए। पंखुड़ी उठ खड़ी हुई और जैसा माया कह रही थी चुपचाप पंखुड़ी फॉलो करने लगी। माया ने पंखुड़ी को गार्डन में लेके आई और वहां सारा सेटअप किया हुआ था सेल्फ डिफेंस स्किल्स सीखने के लिए। और सुबह का वक्त था, सूरज की रोशनी, ठंडी ठंडी हवा मौसम को बहुत अच्छा बना रहा था और ये सब देख पंखुड़ी को भी बहुत अच्छा लगा। फिर माया ने पंखुड़ी को मैन प्लेस पर लाई और पंखुड़ी से बोली, मैम, मैं आपको आज से सेल्फ डिफेंस सिखाने वाली हूँ और कई सारे फाइटिंग स्किल्स मुझे आपके लिए अयन सर ने अपॉइंट किया है, तो आप रेडी है ये सीखने के लिए? पंखुड़ी के होठों पर स्माइल आ गई। वो तो कब से चाह रही थी कि वो सेल्फ डिफेंस सीखे, क्योंकि उस दिन जो भी हुआ उससे वो बहुत सैड और अपने आप से ही नाराज हो गई थी कि वो फाइट बैक नहीं कर पा रही थी। और तब से ही उसने ये अपने लिए सेल्फ डिफेंस सीखने के बारे में सोच ही रही थी कि अयन ने पंखुड़ी के बिना कहे ही पंखुड़ी के दिल की बात समझ गया और अपनी जान के लिए एक ट्रेनर को भी भेज दिया। पंखुड़ी ने एक्साइटेड होते हुए हाँ में सर हिला के बोली, जी हाँ, मैं जरूर सीखूंगी, मैं तो रेडी हूँ। ये सुन माया मुस्कुराई और पंखुड़ी को आज कुछ ज्यादा नहीं बस सिंपल सी ट्रिक सिखाने लगी। और ये सब नजारा पंखुड़ी के पापा अपने बालकनी से देख रहे थे। पंखुड़ी को इतना खुश और एक्साइटेड देख वो बहुत खुश हुए और उन्होंने अपना फोन निकाल के अयन को फोन किया। अयन जो अभी जिम से लौटा था उसने कॉल उठाया तो पंखुड़ी के पापा ने कहा, अयन बेटा, क्या तुमने पंखुड़ी के लिए ट्रेनर को अपॉइंट किया है? अयन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अंकल, मैंने ही माया को वहां भेजा है। अंकल आपको बुरा तो नहीं लगाना? पंखुड़ी के पापा ने कहा, नहीं बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ। आखिर तुम पंखुड़ी को नए सिरे से जीना सिखा रहे हो। वो बहुत खुश नजर आ रही है। नहीं तो मेरी बच्ची मुस्कुराना तो भूल ही गई थी। अयन ने एकदम पोलाइट होकर कहा, डोंट वरी अंकल, अब से पंखुड़ी के आंखों से कभी आंसू नहीं बहेंगे और वो हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहेगी और मैं उसके होठों से ये हंसी कभी जाने नहीं दूंगा। आपको मुझ पर ट्रस्ट है ना अंकल? पंखुड़ी के पापा ने चश्मा उतारते हुए कहा, हाँ बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तो बेटा, अब मैं फोन रखता हूँ, तुम्हें भी काम होगा। अपना ध्यान रखना बेटा, बाय। अयन ने भी बाय कहा और कॉल कट कर दिया। फिर अयन ने पंखुड़ी के घर की गार्डन की फुटेज ऑन कर ली और उसने देखा कि अभी पंखुड़ी कर क्या रही है। पंखुड़ी बहुत आसानी से ही 2-3 मूव सीख ली और उसमें सीखने की चाह दिखाई दे रही थी। उसने मन में ठान लिया था कि वो स्ट्रॉन्ग बनेगी, मेंटली और फिजिकली भी। अयन ने प्यार से फोन के स्क्रीन पर हाथ फिराया और वो पंखुड़ी को किस करके वॉशरूम चला गया। आज उसे ऑफिस जाना था, जल्दी कुछ काम को निपटाने के लिए, इसीलिए वो जल्दी ही वॉशरूम में घुस गया। यहाँ हॉस्पिटल में विराट को अब होश आ चुका था और वो लगातार सीलिंग को घूरते हुए कुछ गहरी सोच में खोया हुआ था। उसके जहन में कल रात वाली बात घूम रही थी, अयन का वहां पर आना, और किंग वाली बात उसके दिमाग में घूम रही थी और उसको 6 महीनों वाली शर्त के बारे में भी याद आ रही थी। वो ऐसे रहा तो पंखुड़ी को कभी हासिल नहीं कर पाएगा, यही सोच सोच के उसका दिमाग खराब हो रहा था। पंखुड़ी को अपने जाल में फंसाने से पहले उसको अयन का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा और यही बात वो सोचने लगा। तभी वहां पर पंकज आया और विराट को होश में आते देख उसने एक राहत की सांस ली। पंकज ने जल्दी से विराट के पास आके पूछा, विराट कल क्या हुआ था? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई?
पहले कभी तो तुम ऐसी सिचुएशन में नहीं आए, फिर ऐसा क्या हुआ कल? विराट सब बात वो बता नहीं सकता था। वो खुद इन्वेस्टिगेट करना चाहता था कि आखिर अयन असल में है कौन। उसे अभी भी थोड़ा डाउट था, तो विराट ने ऐसे ही झूठ बोलते हुए कहा, मैं कल उन लोगों पर फायरिंग कर ही रहा था। शायद इस बार किंग के लोग ज्यादा चौकन्ने हो गए और किसी ने मुझ पर पीछे से वार किया, फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा। पंकज उसे गहरी आंखों से देख रहा था। उसको लगा जैसे विराट उससे कुछ छुपा रहा है, तो उसने फिर अब थोड़ा फिक्र करते हुए कहा, पर जो भी हुआ, मंगल बॉस बहुत गुस्सा और नाराज है तुमसे, पर तुम्हें अब इसीलिए माफ कर रहे हैं क्योंकि तुमने अब इस बार पहली गलती करी है, और आगे से ध्यान रखना कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। विराट ने हाँ कहा, और अब तो उसके दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा था। अब उसे मंगल के अंडर नहीं, उसे खुद मंगल की पोजीशन चाहिए थी, और इसके लिए विराट अपने मन में प्लान बनाना शुरू भी कर दिया। अब देरी थी बस उसके प्लान को एक्सिक्यूट करने का। और अब विराट ये सोचते हुए डेविल स्माइल करने लगा, और वो अयन को गुस्से में मन में ही गली देके बोला, अयन, अपने पावर का बहुत शो ऑफ कर रहे हो ना? वेट, मैं भी अब तुम्हारे लेवल पर जल्दी ही आ रहा हूँ, खुद को बचा सको तो बचा लेना। ये बोल के उसने मन में डेविल स्माइल करने लगा। ऐसे ही 5-6 दिन बीत गए, और पंखुड़ी इन 6 दिनों में ही बहुत कुछ सीख गई। अब तो उसे कोई गुंडा पकड़ के ऐसे ही नहीं ले जा सकता था। पंखुड़ी धूल चटा देगी, ऐसी स्ट्रांग बन गई, और बहुत सारी ट्रिक्स भी सीख लिया उसने। अब 2 दिन बाद फिर से एग्जाम होने वाला था, तो अब पंखुड़ी और अयन दोनों साथ में स्टडी करने लगे। वहीं विराट अपने मन में ढेर सारे प्लान बनाते हुए वो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने लगा। वहीं जेनी को अब अयन की सनफ्लावर होटल में जॉब मिल गई थी, वेट्रेस की, और वो सिर्फ इसी ख्वाहिश में जाती कि वो कब अयन को अपने जाल में फंसा सके। टू बी कंटिन्यूड। इतना आसान नहीं है अयन माथुर को हराना। अब आगे। एग्जाम के दिन आज अयन और पंखुड़ी एग्जाम हॉल में पहुंचे, और विराट भी कुछ ही देर में पहुंचा। कुछ देर बाद एग्जाम स्टार्ट हो गई, और 3 घंटे बाद खत्म भी हो गया। अयन और पंखुड़ी हमेशा की तरह साथ ही जा रहे थे कि तभी वहां पर विराट आया और अयन और पंखुड़ी के आगे रोकते हुए कहा, वेल, एग्जाम कैसी गई तुम लोगों की? ये कहते वक्त विराट के होठों पर एक तिरछी स्माइल थी। फिर पंखुड़ी ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, तुमसे मतलब? पंखुड़ी का जवाब सुन विराट मुस्कुराया और पंखुड़ी के हाथ में एक एनवेलप देके कहा, मुझसे ही तो मतलब है पंखुड़ी, ये लो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये बोल के विराट वहां से अयन को एक बार डेविल स्माइल करके देखा और वहां से चला गया। फिर पंखुड़ी हैरानी से वो एनवेलप देखती रही, और फिर वो खोलने ही वाली थी कि अयन ने पंखुड़ी को रोकते हुए कहा, जान, तुम भी किसके बातों पे आ रही हो? ये विराट तो ऐसे ही कुछ भी बोलता रहता है, छोड़ो ये बेकार की चीजें, चलो हमें देर हो रही है। ये बोल के अयन पंखुड़ी के हाथ से वो एनवेलप लिया और अपने पॉकेट में रख लिया, और अयन पंखुड़ी को लेके कार में बैठा और वहां से चला गया। उन दोनों को जाते देख विराट मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अयन पंखुड़ी को एनवेलप खोलने ही नहीं देगा, और विराट यही तो चाहता था। वो कॉलेज से निकल गया और अपने विला की तरफ जाने लगा। वहीं अयन और पंखुड़ी अभी एक मॉल के बाहर आके रुके, और अयन ने वहां से ढेर सारी खिलौने और गिफ्ट्स खरीद लिए। फिर अयन ने आइसक्रीम पार्लर से आइसक्रीम पैक करवाए और वहां से पंखुड़ी को लेके चला गया। पंखुड़ी को कुछ पता नहीं था कि अयन उसे कहाँ लेकर जा रहा है, बस वो अयन को चुपचाप देख रही थी। बीच में उसने पूछा भी, पर अयन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दिया। वहीं अयन की कार अब एक अनाथ आश्रम में आके रुकी, और उसकी गाड़ी देखते ही बच्चे जो आश्रम के गार्डन में थे वो दौड़ते हुए आए, और अयन को सब बच्चों ने घेर लिया। ये देख अयन मुस्कुरा दिया और अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक एक खिलौना उन बच्चों को देने लगा। पंखुड़ी ये देख पहले तो हैरान हुई, फिर उसके भी होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, और वो अपने हाथ में आइसक्रीम लेके उनके पास चली आई। वो जाके प्यार से बोली, हेलो प्यारे प्यारे गोलू मोलू बच्चों, मुझसे नहीं मिलोगे? पंखुड़ी का आवाज सुनके सारे बच्चों ने पंखुड़ी को देखा,
और पंखुड़ी को देखते ही पहले तो उनको अपनी आंखों पे हैरान हुई कि वो किसी परी को तो नहीं देख रही। फिर एक बच्ची आगे आई और पंखुड़ी के पैरों पर अपने दोनों हाथ लपेट के बोली, पली पली, क्या तुम सच में हो? क्या तुम सच में यहाँ आई हो? पंखुड़ी मुस्कुराते हुए नीचे झुकी और उस बच्ची के गाल खींचते हुए बोली, हाँ, मैं यहाँ आप लोगों से मिलने आई हूँ और मेरा नाम पंखुड़ी है। आपका नाम क्या है बच्चा? उस बच्ची ने कहा, पल, मेरे लिए तो आप पली ही हो। आप पली जैसी दिखती हो, मैं आपको पाली कहकर ही बुला लूंगी। ओल पली मेरा नाम पंछी है। उसकी बात सुन के पंखुड़ी को बहुत प्यार आया। फिर एक एक करके सारे बच्चे पंखुड़ी के पास आए, उससे मिलने लगे। फिर बच्चों ने अयन को देख पूछा, भैया, क्या ये परी आपकी फ्रेंड है? क्या आप इन्हें फिर से लेकर आओगे? अयन भी उनके लेवल पर बैठ के बोला, हाँ बेबीज, मैं तुम्हारी परी को फिर से ले आऊंगा। पर ये क्या, तुम लोगों ने तो आइसक्रीम खाई ही नहीं। लो, आइसक्रीम खाओ। ये बोल के अयन और पंखुड़ी दोनों ने बच्चों को आइसक्रीम दे दिया और सारे बच्चे खुशी से झूमते हुए आइसक्रीम खाने लगे। फिर वो सब अयन और पंखुड़ी के साथ खेलने लगे। अयन को बच्चों के साथ इतना कंफर्टेबल और इतना खुश देख पंखुड़ी को बहुत अच्छा लगा और वो भी उनके साथ खेलने लगी। जब शाम होने को आई तो दोनों आश्रम के ऑनर से मिले और अयन उनको एक चेक देकर वहां से पंखुड़ी के साथ चले गए। अयन हर महीने आश्रम के बच्चों के लिए पैसे देता था ताकि उनको कोई कमी ना हो और उन बच्चों को अच्छे से स्कूल में पढ़ाता भी था। रास्ते में पंखुड़ी ने अयन को ध्यान से देख पूछा, आयु, तुम आश्रम कब से जाते हो? अयन ने मुस्कुराते हुए कहा, जब से मॉम डैड चले गए तब से, क्योंकि मेरी तरह उनकी भी मॉम डैड नहीं है। मैं फिर भी अभी मैच्योर हो गया हूँ। पर वो बच्चे, उन्होंने तो अपने माँ बाप को देखा तक नहीं। बस मैं यही कोशिश करता हूँ कि उनको कुछ खुशियाँ दे सकूँ और उनको एक अच्छी लाइफ दे सकूँ। ये सुन पंखुड़ी का दिल भर आया। वो ऐसे इंसान से प्यार करती थी जिसके दिल में इंसानियत और प्यार कूट कूट के भरा था। वो अयन के बाहों में आई और बोली, आयु, तुम पीएलजेड खुद को अकेला मत समझना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और जब भी तुम आश्रम जाओगे मुझे भी साथ ले चलोगे, याद रहेगा ना? अयन ने उसकी नाक खींचते हुए बोला, ओके बाबा, हम दोनों साथ जाएंगे। ठीक है मेरी डॉल। पंखुड़ी के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई ये सुन के। फिर ऐसे ही दिन बीतते गए और अयन और पंखुड़ी का एग्जाम भी खत्म हो गया। अब पंखुड़ी अपने डैड के साथ ऑफिस जाने लगी थी ताकि वो अपने डैड से बिजनेस के बारे में कुछ सीख सके, समझ सके। वही उस दिन विराट ने जो एनवेलप दिया था, अयन ने वो एनवेलप खोल के देखा था उसी दिन और उसके अंदर अयन का फोटो था जहां वो गन पकड़ा हुआ था और किसी को शूट कर रहा था। ये देख अयन को गुस्सा आया कि विराट ने उसका पीछा करने की हिम्मत की और तो और वो सामने से आके पंखुड़ी को ये फोटोज देने की भी हिम्मत की। अयन दांत पिसता हुआ विराट को कॉल किया और विराट ने कॉल रिसीव करते ही हंसते हुए कहा, क्या हुआ किंग की हवा टाइट हो गई? एक फोटो से तुम्हारी हालत खराब हो गई? अयन ने भी तिरछी मुस्कान कर कहा, लगता है बच्चा बड़ा हो रहा है तभी तो बाप को चुनौती दे रहा है। बस ये याद रखो कि 6 महीने से 2 महीने निकल गए, इन 4 महीनों में क्या उखाड़ना चाहते हो उखाड़ लो। ये सुनते ही विराट की बोलती बंद हो गई। वो तो ये बात भूल ही गया था कि पंखुड़ी को इम्प्रेस भी करना था और उसे अपने पास लाना था। पर अयन के वजह से उसके दिमाग से पंखुड़ी का ख्याल ही निकल गया, क्योंकि विराट अयन के पीछे लग चुका था कि अयन का असली चेहरा क्या है और उसको पंखुड़ी के सामने कैसे लाना है। विराट को चुप देख अयन ने डेंजर हंसी के साथ कहा, और इम्प्रूव होना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे छोटे मोटे चुनौतियों से डरने वाला नहीं है ये। अयन माथुर, समझ में आई बात? ये कह के अयन ने अपना फोन रख दिया और अब विराट को एक दूसरी टेंशन दे दी। जो भी हो, अयन था तो विराट से 4 कदम आगे, उसको हराना इतना भी आसान नहीं था। टू बी कंटिन्यूड। पंखु मेरी जान, तुम्हारे सपनों के उड़ान भरने का समय आ गया है। अब आगे। ऐसे ही कुछ और दिन निकल गए।
और पंखुड़ी अभी अपने पापा से काफी बातें बिजनेस के बारे में सीख चुकी थी। पंखुड़ी अभी अपने पापा के एज असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही थी और उसे बहुत सी बातों का समझ आ गया था। अगर ऐसे ही पंखुड़ी मन लगाकर काम करती रही तो वो बहुत जल्द काबिल बन जाएगी। इन दिनों ऑफिस में ही पंखुड़ी के पास हर रोज फूलों का गुलदस्ता और गिफ्ट्स आने लगे और ढेर सारी चॉकलेट टॉय जो पंखुड़ी को बेहद पसंद थी। हर रोज ये सारी चीज पंखुड़ी के डेस्क पर होता था, पर पंखुड़ी को पता नहीं था कि ये सब भेज कौन रहा है, क्योंकि उनमें जो नोट होता था वो हैंडराइटिंग पंखुड़ी नहीं पहचानती थी। अगर अयन उसे वो सारी चीज भेजता तो पंखुड़ी उसकी हैंडराइटिंग से ही पहचान जाती। पंखुड़ी इसी सोच में रहती कि आखिर ये भेज कौन रहा है, पर वो कोई गिफ्ट नहीं लेती बल्कि उसे डस्टबिन में फेंक देती या फिर किसी और को से देती। एक दिन विराट पंखुड़ी के कंपनी के बाहर ही वेट कर रहा था ताकि वो पंखुड़ी की एक झलक देख सके, क्योंकि पंखुड़ी का साया भी उसको नसीब नहीं हो रहा था। दिन भर तो वो ऑफिस में रहती और जब नहीं रहती तो वो अयन के साथ होती, इसीलिए विराट के पास कोई चांस ही नहीं था पंखुड़ी से मिलने का। इसीलिए वो ये छोटी छोटी गिफ्ट भेजकर पंखुड़ी को मनाना चाह रहा था। पर बुरी बात ये थी कि पंखुड़ी को पता ही नहीं था कि ये सब हरकतें विराट कर रहा था। वो ऐसे ही वेट कर रहा था। उसने देखा कि उसकी सारी गिफ्ट एक गार्ड उठा के बाहर बड़े वाले डस्टबिन में फेंक रहा है। ये देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो जल्दी से उस गार्ड की तरफ गया और पूछा, तुम ये सारी इतनी महंगी चीजें यहाँ क्यों फेंक रहे हो? उस गार्ड ने विराट को देखा जो सूट बूट में अच्छा खासा लग रहा था, इसीलिए गार्ड ने कहा, वो पता नहीं पंखुड़ी मैम को कौन ये सारी चीजें हर रोज भेजता है, पर पंखुड़ी मैम को नहीं चाहिए होती है तो वो ऐसे ही रोज फेंक देती है। ये सुन के विराट का दिल मुंह में आने को हुआ। वो जो हर रोज इतने लाखों रुपए खर्च करता है वो ऐसे ही कचरे के डिब्बे में जाता है। यही सोच के उसकी हाथों की मुट्ठी बन गई। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो वहां से मुड़ा और अपने गाड़ी में आके बैठ गया और दांत पीसते हुए कार स्पीड से ड्राइव करने लगा। उसने स्टीयरिंग व्हील में हाथ मारते हुए चिल्लाया, क्यों पंखुड़ी, क्यों तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो? मैं तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूं ना, हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं, पर तुम मुझे क्यों दूर कर रही हो? और फिर विराट लंबी सांस लेकर कहा, नहीं, मैं ऐसे हाथ पे हाथ रख नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ और करना होगा, मुझे कोई और प्लान सोचना होगा। ये सोचते हुए वो अपनी कार की स्पीड और बढ़ा ली और अब एक क्लब में चला गया। वही पंखुड़ी अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी कि उसे अयन का कॉल आया जो अभी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। पंखुड़ी ने जब अयन का कॉल देखा तो वो बहुत खुश हो गई। उसने शर्माते हुए कॉल उठाया और अयन ने बेहद मदहोशी भरी आवाज में कहा, मेरी जान क्या कर रही है? पंखुड़ी ने अपनी जीभ को दांतों तले दबा लिया और फिर कहा, आयु, तुम्हारी जान काम कर रही है, पर अगर तुम ऐसे मुझे इतनी प्यार से पुकारोगे तो मैं काम कैसे करूंगी बताओ? अयन ने हंस पड़ा और कहा, ओके ओके मेरी जान, मैं और डिस्टर्ब नहीं करता। सुनो, आज ऑफिस से जल्दी निकल आना, मैं वेट करूंगा तुम्हारा। आज मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ, चलोगी ना? पंखुड़ी ने मुस्कुरा के कहा, मेरा आयु, मुझे जहाँ भी ले जाए मैं खुशी खुशी चलूंगी। ओके आयु। अयन ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके लव, अभी बाय, मैं 6 बजे आ जाऊंगा, तुम सब काम जल्दी फिनिश कर लो। ओके, लव यू, बाय। पंखुड़ी ने भी शर्माते हुए लव यू टू कहा और कॉल रख दिया। वहीं अयन अपने ऑफिस में बैठ के अपने हाथ में पकड़े एक फॉर्म को देख रहा था और बहुत ही शिद्दत से देख के मुस्कुरा रहा था। अयन ने उस फॉर्म को देखते हुए कहा, पंखु मेरी जान, तुम्हारे सपनों को उड़ान भरने का समय आ गया है। मैं तुम्हें बहुत ऊंची उड़ान भरते हुए देखना चाहता हूँ जान। ये कह उसने वो फॉर्म डेस्क पर रख दिया और डेस्क पर ही रखा हुआ पंखुड़ी की फोटो देखने लगा और बहुत ही शिद्दत से चूम लिया। फिर अयन भी ऑफिस में अपने काम में बिजी हो गया। ऐसे ही शाम हो गई और अयन अपने ऑफिस से बाहर निकला। उसे बाहर निकलते हुए जेनी ने देख लिया और वो अपनी लस्ट भारी नजर से अयन को देखने लगा, पर जेनी थोड़ा खांसने लगी और अयन उसके आंखों से ओझल हो गया।
जेनी वही पैर पटक के रह गई। अयन कार में बैठा और कार ड्राइव करने लगा। उसने कार ड्राइव करते हुए ही पंखुड़ी को कॉल किया और पंखुड़ी को बोला कि वो ऑफिस से निकल चुका है। पंखुड़ी ये सुन के जल्दी जल्दी अपना सारा सामान समेट ली और अपने पापा के ऑफिस गई और बोली, पापा क्या मैं आज जल्दी ऑफिस से जा सकती हूँ, मुझे कुछ काम है। पंखुड़ी के पापा दिलदार जी ने थोड़ा गुस्सा करने की नाटक करते हुए कहा, पंखुड़ी ऑफिस में लापरवाही एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अच्छा आज पहला दिन है इसीलिए जाओ, बाकी इसके बाद ये नहीं चलेगा। पंखुड़ी एम्ब्रास्ड होके कहा, सॉरी पापा मैं नहीं जा रही, ओके मैं ऑफिस जा रही हूँ। ये बोल के वो जाने ही वाली थी कि दिलदार जी हंस पड़े और हंसते हुए बोले, बेटा मैं मजाक कर रहा था, अच्छा जाओ, आज तुमने बहुत काम किया, मेरी बेटी जल्दी ही कंपनी को संभालने के काबिल बन जाएगी और उस दिन मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। वैसे अयन आ रहा है ना? पंखुड़ी ने शर्माते हुए नजर झुका ली और हाँ में सर हिलाया। दिलदार जी ने पंखुड़ी के सर को सहलाया और उसके माथे पर प्यार से चूमते हुए कहा, जाओ बेटा, अयन पहुंच गया होगा और ध्यान से जाना। हम पंखुड़ी ने हाँ कहा और अपने पापा के गले लग के उनके गाल पर एक किस की और जल्दी से वहां से निकल गई। पंखुड़ी बिल्डिंग से बाहर निकली तो उसने देखा अयन बाहर ही कार से टिक कर खड़ा है और पंखुड़ी की राह देख रहा है। पंखुड़ी को देखते ही अयन ने अपने बाहें फैला दी और पंखुड़ी दौड़ते हुए अयन के बाहों में समा गई। दोनों इतने टाइट हग कर रहे थे कि हवा भी उनके बीच से नहीं गुजर सकती थी। दोनों के दिल ट्रेन की रफ्तार से धड़क रहा था। टू बी कंटिन्यूड। अयन की प्यार की हद, जेनी की चाल। अब आगे। अयन और पंखुड़ी यूं ही गले लगकर खड़े थे कि तभी वहां ऑफिस के बाहर लोग उन्हें देख रहे हैं। ये पंखुड़ी शर्मा गई और अयन से थोड़ा दूर हो गई। पंखुड़ी को दूर जाते देख अयन ने पंखुड़ी के कमर से पकड़ के अपने करीब किया और बोला, तुम मेरी हो जान और दुनिया के डर से तुम मुझसे दूर नहीं जाओगी। दुनिया को देखने दो कि पंखुड़ी अवस्थी सिर्फ और सिर्फ अयन माथुर की है। ये सुन पंखुड़ी अयन को देखती ही रह गई। फिर अयन ने पंखुड़ी के लिए कार का डोर खोला और पंखुड़ी कार में बैठ गई और अयन भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वही उनको जाते हुए कोई था जो देख रहा था और वो कोई नहीं विराट था। विराट ने भी अयन का पीछा किया और वही कार के अंदर अयन पंखुड़ी को अपने गोद में बिठा के ड्राइव कर रहा था। बैठी थी तो पंखुड़ी पैसेंजर सीट में ही, पर अयन ने उसको अपने गोद में खींच लिया और वही बिठा लिया और दोनों एक दूसरे को हक करते हुए जाने लगे। अयन की कार आके उसी के होटल में आके रुकी, पर फ्रंट में नहीं, बैक गेट से दोनों होटल में आए। विराट जो उन्हीं का पीछा कर रहा था वो भी कार थोड़ी दूरी पर रोक लिया और अयन और पंखुड़ी का पीछा करने लगा। वहीं अयन पंखुड़ी को लिफ्ट से होते हुए होटल के छत पर ले गया। पंखुड़ी छत में जाके देखी तो पूरा छत एक स्वर्ग में बदल गया था। हर तरफ वाइट फूल, वाइट बलून, सब कुछ वाइट से डेकोरेशन किया गया था। वो जगह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। टेबल को भी वाइट फूल से सजाया गया था। पंखुड़ी वहां कदम रखी तो वहां की खूबसूरती देख उसकी आंखें सौंधियां गई। सादगी में भी वो जगह इतनी खूबसूरत और सुकून लग रही थी। अयन ने पंखुड़ी का हाथ पकड़ा और पंखुड़ी को आगे लाया और पंखुड़ी को चेयर पर बिठा दिया। फिर अयन ने व्हाइट रोज का बुके पंखुड़ी के सामने घुटने पर बैठ के दिया और पंखुड़ी ने भी मुस्कुराते हुए ले लिया। फिर अयन ने वैसे ही एक घुटने पर बैठा रहा और अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकाली और पंखुड़ी के सामने ओपन कर दिया और ओपन करते ही एक चमचमाती डायमंड रिंग नजर आई। पंखुड़ी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और अयन ने वैसे ही पंखुड़ी को देख बेहद मोहब्बत से कहा, दिल मेरी जान हो तुम, मंजिल मेरी दिल का ईमान हो तुम, क्या बनोगी इस मुसाफिर का हमसफर, इस राही के दिल बहार हो तुम। अयन ने इतनी मोहब्बत से ये शायरी कही कि पंखुड़ी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके आंखों से आंसू बह आए और उसने हाँ में सर हिलाते हुए अपना हाथ आगे कर दिया। अयन ने मुस्कुराते हुए पंखुड़ी को रिंग फिंगर में रिंग पहना दिया। ये डायमंड रिंग की एक खासियत थी कि पंखुड़ी जब इसे पहन लेगी तो कोई भी इस रिंग को निकाल नहीं सकता। खुद पंखुड़ी भी नहीं, सिर्फ अयन ही इसको निकाल सकता है, जो वो अब अभी कभी नहीं करने वाला। अयन ने पंखुड़ी को रिंग पहना दी और पंखुड़ी के हाथ को प्यार से चूम लिया और पंखुड़ी ने वैसे ही बैठे हुए ही अयन को गले लगा लिया।
फिर अयन ने पंखुड़ी से अलग होके पंखुड़ी को खड़ा किया और एक चुटकी बजाई, जिससे वहां सारी लाइट ऑफ हो गई और सिर्फ वहां नियोन लाइट जल उठी और हल्की सी रोमांटिक म्यूजिक चलने लगी और अयन और पंखुड़ी बाहों में बाहें डाल के म्यूजिक के धुन पर मूव करने लगे। ये पल इतनी खुशनुमा थी कि उन दोनों में से कोई नहीं चाहता था कि ये पल रुके। वो बस ये चाहते थे कि वो दोनों ऐसे ही रहे हमेशा एक दूसरे की बाहों में। अयन और पंखुड़ी के सर एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था और दोनों आंखें बंद करते हुए दोनों इस हसीन पल को जी रहे थे। फिर अयन ने पंखुड़ी के होठों के करीब गया और पंखुड़ी के मलाई जैसी होठ को अपने होठों से छू लिया और दोनों पैशनेटली किस करने लगे। इस किस में सिर्फ प्यार ही प्यार नजर आ रहा था, बेहद प्यार, और दोनों ऐसे ही एक दूसरे को किस करते रहे। फिर अयन ने किस ब्रेक करके अपनी नशीली आंखों से पंखुड़ी को देखने लगा और पंखुड़ी के फेस को अपने दोनों हाथों से थाम लिया और पंखुड़ी के माथे को शिद्दत से चूम लिया और फिर अयन ने अपनी उंगली से आसमान की तरफ पॉइंट करते हुए पंखुड़ी को आसमान की ओर देखने के लिए कहा। पंखुड़ी ने आसमान की ओर देखी और फिर जैसे ही उसने आसमान की ओर देखी उसकी आंखें हैरत में फैल गई, क्योंकि अयन ने एक तारा पंखुड़ी के नाम कर दिया था और ऊपर एक लेजर स्क्रीन थी और वहां उस तारा के आसपास पंखुड़ी का नाम नजर आ रहा था। पंखुड़ी को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। उसने अयन की तरफ देखा और पूछा, आयु, ये क्या है? अयन ने पंखुड़ी को प्यार से देखते हुए कहा, मेरी चांद को एक छोटा सा तोहफा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया और उस तारा को तुम्हारा नाम दे दिया। ये सुनते ही पंखुड़ी की आंखें बाहर आने को हुई। उसको बहुत बड़ा शौक लगा कि अयन ने कैसे ये सब किया। उसने अयन को हैरानी से देखते हुए कहा, आयु, पर ये सब कैसे? अयन ने एक उंगली से पंखुड़ी को चुप कर दिया और कहा, ऐसे से चेचेचेचेच जान, अब कोई सवाल नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, सब कुछ तुम्हारे कदमों पे लाकर रख सकता हूँ, बस तुम इशारा तो करो, पर हाँ, कभी मुझे छोड़ के मत जाना, वरना ये अयन माथुर जो पहले ही बिखर चुका था, अगर अब फिर से बिखरा तो फिर से कभी जुड़ नहीं पाएगा। पंखुड़ी का दिल और जोर जोर से धड़कने लगा। अयन की हर एक बात पंखुड़ी के दिल को तेज धड़का रहा था। अब पंखुड़ी ने भी अयन से कोई सवाल नहीं किया और वो चुपचाप अयन की आंखों में देखती रही। फिर अयन ने पंखुड़ी को डिनर टेबल के पास लाया और फिर से चेयर पर बिठाया और उसके बाद उसने अपने असिस्टेंट को एक एमएसजी टाइप कर कहा कि डिनर टेबल पर लगा दे। अयन का ऑर्डर पाते ही अयन का असिस्टेंट जय ने अयन और पंखुड़ी के लिए डिनर ले जाने के लिए कहा। दो वेट्रेस को, इत्तेफाक से एक वेट्रेस जेनी थी और उसे कुछ पता नहीं था कि अयन ये सब ऑर्डर कर रहा है, पर जब उन दोनों को एक अलग रास्ते से छत की तरफ ले जाया गया तो वहां की डेकोरेशन देख जेनी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई और वो एंट्रेंस में पहुंच के ही देखा कि वहां अयन के साथ पंखुड़ी बैठी हुई है। ये देख उसने जल्दबाजी में अपने पॉकेट से एक फेस मास्क निकाला और अपने फेस में लगा लिया और वो दूसरी लड़की के साथ आगे बढ़ गई और टेबल पर डिनर लगा दिया। जेनी ने टेढ़ी निगाहों से पंखुड़ी को देखा, जिसका चेहरा इस वक्त खिला हुआ था और बहुत खुश नजर आ रही थी। पंखुड़ी को खुश देख जेनी ने गुस्से में अपनी हाथों की मुट्ठी बना ली और पंखुड़ी को अंदर ही अंदर गालियां देने लगी। वो वैसे भी पंखुड़ी से बदला लेना चाह रही थी और अब उसको एक मौका नजर आ रहा था, इसीलिए वो मास्क के अंदर ही डेविल स्माइल करने लगी। जेनी ने डिनर सर्व किया और वहां से निकल आई। फिर वो दूसरी वेट्रेस से कहा, तुम आगे बढ़ो, मेरा फोन शायद वहां छूट गया, मैं अभी लेकर आई। वो वेट्रेस भी ज्यादा नहीं सोची और वहां से आगे बढ़ गई। वही विराट जो अयन का पीछा कर रहा था, वो तो गेट तक जब तक पहुंचा तब तक अयन और पंखुड़ी वहां से गायब हो चुके थे और उसको कोई रास्ता नजर नहीं आया कि आखिर वो दोनों कहाँ गए और किस तरफ गए। इसीलिए वो वहीं खड़े होके परेशान होते हुए पंखुड़ी का इंतजार कर रहा था। वो हैरान था कि इतनी जल्दी अयन और पंखुड़ी गए तो गए कहाँ, और कोई अंदर जाने का रास्ता भी नहीं था। अयन ने इस होटल को ऐसे बनवाया था ताकि कोई भी चाहकर भी पीछे के गेट से होटल के अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। हाँ, रास्ता था, ऑब्वियसली था, पर सिर्फ अयन को वो रास्ता मालूम था और बाकी के लोगों को वहां रास्ता नहीं, सिर्फ दीवार ही नजर आएगी। आखिर अयन 20 साल के उम्र में थोड़ी ही ऐसे द माफिया किंग बना है, उसके दिमाग को पढ़ पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। टू बी कंटिन्यूड। तुम्हारा आयु किसी और के साथ अपनी रात हसीन कर रहा है। अब आगे। विराट वही इंतजार कर रहा था कि तभी उसका फोन रिंग होने लगा
उसने देखा कि जेनी उसे कॉल कर रही है। विराट ने मुंह बनाते हुए कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से जेनी ने कहा, विराट, अगर पंखुड़ी को हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हो तो सनफ्लावर होटल में आ जाओ। ये सुन विराट ने कहा, मैं तो यही हूँ, बैक गेट के पास, पर पता नहीं ये अयन और पंखुड़ी कहाँ गायब हो गए। मैं उन्हीं का पीछा कर रहा था, पर पता नहीं दोनों किस तरफ चले गए। ये सुन जेनी ने डेविल स्माइल कर कहा, तुम्हारी पंखुड़ी अपने प्रेमी अयन के साथ डिनर डेट पर आई है, और वो भी नॉर्मल सी डिनर डेट नहीं, बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल, और दोनों बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये सुन विराट के जबड़े कस गए। उसने अपनी हाथों की मुट्ठी बना ली। विराट को चुप देख फिर जेनी ने कहा, अगर पंखुड़ी को पाना चाहते हो तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। ये बोल के जेनी विराट को कुछ बताने लगी, और जेनी का प्लान सुन के विराट के होठों पर भी डेविल स्माइल आ गई। फिर कुछ बात करके दोनों ने फोन रखा और जेनी वापस अपने फेस पर मास्क लगा के छत पर गई, और वो अब हाथ में एक चैंपेन का बॉटल लेकर गई थी, और साथ ही 2 ग्लास। जेनी ने जब ग्लास में ड्रिंक सर्व किया तो अयन ने कहा, हमने तो ये लाने के लिए नहीं कहा था, फिर क्यों लाई? जेनी ने अपनी आवाज बदल के कहा, वो सर जय सर ने कहा था लाने के लिए। अयन ने जब जय का नाम सुना तो उसने कुछ नहीं कहा, और वो चुपचाप पंखुड़ी को देखने लगा, जो अपना डिनर कर रही थी, और अयन भी 1-2 बार पंखुड़ी को खिला रहा था। फिर अचानक से पंखुड़ी के ड्रेस पर ड्रिंक गिरी, जो जेनी ने ही जानबूझ के गिराया था। फिर जेनी ने पंखुड़ी से सॉरी कहा। पंखुड़ी भी अपने ड्रेस से वो साफ करने की कोशिश करने लगी। अयन की हाथों की मुट्ठी बनी हुई थी, पर वो पंखुड़ी के सामने उस वेट्रेस को कुछ कर नहीं सकता था। अयन तो जेनी को बस एक दूसरी वेट्रेस समझ रहा था। उसे कहाँ पता था कि काली नागिन यहाँ तक पहुँच जाएगी। फिर जेनी ने कहा, सॉरी मैम, वो गलती से गिर गया। आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको ये साफ करने में हेल्प कर देती हूँ। अयन ने तुरंत कहा, कोई जरूरत नहीं है, तुम अभी जाओ, पंखुड़ी को मैं हेल्प कर दूंगा। पंखुड़ी मुस्कुरा के बोली, डोंट वरी आयु, मैं बस अभी आई ये साफ करके, नहीं तो दाग रह जाएगा, और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। पंखुड़ी को इंसिस्ट करते देख अयन ने हल्के से अपना सर हिलाया और पंखुड़ी को जाने दिया, और वो जेनी की लाई हुई ड्रिंक करने लगा। बस वो ज्यादा नहीं 2 सिप ही पिया और ग्लास वापस रख दिया। फिर पंखुड़ी जेनी के साथ वहां से गई, और जेनी पंखुड़ी को वॉशरूम लेकर जाने लगी। पंखुड़ी वॉशरूम के अंदर जाती उससे पहले ही किसी ने उसके मुंह पर किसी ने क्लोरोफॉर्म सूंघा दिया, और पंखुड़ी बेहोश हो गई। और वो कोई और नहीं विराट था, जो एक वेटर के भेस में आया था, और उसके फेस पर भी एक मास्क था। विराट ने बेहोश पंखुड़ी को ध्यान से देखा और उसका चेहरा छूने लगा। फिर वो पंखुड़ी को गोद में उठाया और वही उसी होटल के एक वीआईपी रूम में ले गया, जो विराट ने कुछ ही वक्त पहले अपने नाम पर एक रूम बुक किया था। वहीं दूसरी तरफ अयन को थोड़ी गर्मी सी महसूस हुई। उसने अपना शर्ट की 2 बटन खोल दिया और गहरी सांस लेने लगा। काफी वक्त हो गया था, पर पंखुड़ी अभी तक आई नहीं थी। उसे पंखुड़ी की चिंता हो रही थी। वो अपनी सीट से लड़खड़ाते हुए उठा, पर वो एक कदम भी आगे चल पाता। वो गिरने को हुआ, पर वो गिरता उससे पहले ही जेनी ने उसे पकड़ लिया और डेविल स्माइल करने लगी। अयन को अपने बॉडी पर किसी का हाथ पाकर उसने जेनी को दूर झटक दिया और बोला, कौन हो तुम? और ऐसे मुझे छुआ मत करो, दूर रहो मुझसे। जेनी अयन के करीब आई और अयन के चेस्ट को सेडक्टिवली सहला कर बोली, क्या अयन, मैं तुम्हें प्यार करने आई हूँ और तुम मुझे दूर भेज रहे हो। थोड़ी देर और फिर तुम खुद मेरे करीब आने के लिए तड़पोगे। ये बोल के जेनी डेविल स्माइल करने लगी, और अयन वही अपना सर पकड़ के चेयर पर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ विराट ने पंखुड़ी को रूम में लाया और पंखुड़ी को बेड पर लिटा दिया। वाइट स्लिम ड्रेस में पंखुड़ी की जिस्म की हर एक कर्व अच्छे से दिखाई दे रही थी, और वो काफी खूबसूरत और सेक्सी भी लग रही थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि देवता भी पंखुड़ी को देख के पिघल जाए। और अब विराट पंखुड़ी को अपने इतने करीब देख के उसकी आंखों में नशा चढ़ने लगा। पंखुड़ी को पाने की नशा, जो वो आज पंखुड़ी के जिस्म के साथ करने वाला था। पर क्या जैसा वो सोच रहा था वो होने वाला था? क्या इतना आसान था अयन की पंखुड़ी को यूं ही हाथ लगाना? विराट धीरे धीरे पंखुड़ी के करीब आया और वो पंखुड़ी के पास ही लेट गया। फिर वो पंखुड़ी को देखने लगा और वो पंखुड़ी के बालों को सहलाने लगा। वो बस पंखुड़ी का होश में आने का इंतजार कर रहा था, और वो पंखुड़ी के चेहरे पर कुछ पानी की बूंदें छिड़कने लगा।
पानी की बूंदें अपने चेहरे में फील करके पंखुड़ी थोड़ा कसमसाने लगी और पंखुड़ी को धीरे धीरे होश आने लगा। उसने अपनी आंखें खोली तो विराट को अपने पास देख वो हैरान हो गई। पंखुड़ी बेड पर उठ बैठ गई और विराट को गुस्से से देख बोली, विराट तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मैं यहाँ कैसे आई? विराट ने मुस्कुरा के पंखुड़ी के थोड़े करीब होके कहा, पंखुड़ी आखिर तुम मेरे पास आ ही गई, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा, तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। पंखुड़ी ने उसे अपनी जलती निगाहों से देख बोली, ये तुम क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? और आयु, मेरा आयु कहाँ है? पंखुड़ी ने अयन को ढूंढने लगी और पूरे रूम में नजर फिराने लगी। ये देख विराट डेविल स्माइल कर बोला, तुम्हारा आयु किसी और के साथ अपनी रात हसीन कर रहा होगा, वो एंजॉय कर रहा होगा, अब आओ हम भी इस रात की गहराई में खो जाए। ये बोल के विराट ने पंखुड़ी का हाथ पकड़ लिया और अपने करीब खींच लिया। फिर उसने अपने पॉकेट से एक पाउच निकाला और साइड टेबल पर रखा हुआ पानी के ग्लास में मिला दिया। फिर वो ग्लास पंखुड़ी को जबरदस्ती पिलाते हुए बोला, पहले मैंने सोचा था कि तुम्हें मैं ये सब नहीं पिलाऊंगा, पर अब लग रहा है सीधे तरीके से नहीं तो ऐसे ही सही, पर आज रात मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा। पंखुड़ी अपना मुंह इधर उधर घुमा रही थी, पर वो अभी ही तो बेहोशी से जागी थी, इसीलिए उसका सर भी थोड़ा थोड़ा घूम रहा था और वो ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं कर पाई और एक सिप उसके गले के नीचे उतर गई। फिर उसने विराट को अपने सेल्फ डिफेंस की मोड से विराट को कंधे से पकड़ के घुमा के बेड से नीचे फेंक दिया। विराट शॉक रह गया और उसके कमर पर भी थोड़ी लग गई। पंखुड़ी बेड से उठी और विराट के पास आके उसे मारने लगी। फिर पंखुड़ी ने उस पाउच में रखा हुआ बाकी का पाउडर विराट के मुंह में डाल दिया और वो अभी फिर से विराट को मारने लगी। विराट खुद को बचा भी नहीं पा रहा था, फिर वो और ज्यादा मार पाती। तभी वहां उस रूम का दरवाजा धम से खुला और अयन एकदम से एक डेविल की तरह लुक लिए खड़ा था। अयन को देख पंखुड़ी ने विराट को मारना छोड़ा और अयन के पास दौड़ के चली गई और अयन के बाहों में सिमट गई। अयन ने भी पंखुड़ी को कस के गले लगा लिया। उसे तो डर लग रहा था कि कहीं पंखुड़ी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया, पर जब उसने देखा कि पंखुड़ी विराट का कचुम्बर बना रही है तो ये देख अयन को बहुत गर्व महसूस हुआ कि उसकी जान इतनी भी अब कमजोर नहीं रही जो खुद को बचा भी ना सके। अयन ने पंखुड़ी का चेहरा थामा और उसके माथे पर किस कर लिया। फिर अयन ने एक उंगली से इशारा किया तो उसके आदमी जेनी को पकड़ के वहां लाए और विराट के पास ही फेंक दिया। जेनी की हालत अब कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो विराट को देखते ही विराट के ऊपर टूट पड़ी और विराट को किस करने लगी। फिर अयन ने डेविल स्माइल की और पंखुड़ी को गोद में उठा के वहां से चला गया और साथ ही अयन के आदमी ने उस रूम का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। टू बी कंटिन्यूड।